ये कहानी है बारिश में अमीर और गरीब बहू का एक कमरा। पिताजी, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ चांदनी से। बेटा मत भूलो कि हम बहुत बड़े जमींदार हैं और वो लड़की एक मामूली किसान की बेटी है। उसकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। जानता हूँ पिताजी, लेकिन मैं चांदनी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मेरे लिए लड़कियां मत देखिए। ससुर जी जाने दीजिए, मैं अपने घर वालों से कह देती हूँ कि देवर जी को कोई और ही पसंद है। मैं तो सोच रही थी कि मेरी देवरानी भी मेरे जैसे खानदानी अमीर घराने से आएगी, लेकिन अब लगता है कि गरीब किसान की बेटी ही इस घर की छोटी बहू बनेगी। जमींदार जय सिंह की बड़ी हवेली में उसका छोटा बेटा राजेश सबसे बहस कर रहा था। राजेश गरीब चांदनी से प्यार करता था और उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन राजेश अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने चांदनी के साथ शादी कर ली। वो चांदनी को नई नवेली दुल्हन बनाकर अपने हवेली में लेकर आया। उन दोनों को आया हुआ देखकर राजेश, तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने इससे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम दोनों इस हवेली में नहीं रहोगे। हवेली के पीछे जो छोटा कमरा है उसमें तुम दोनों रह सकते हो। हाँ, वैसे भी इस चांदनी को तो छोटे घर में ही रहने की आदत होगी। राजेश, तुमने हमारे खानदान की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और मैं तुम्हारी भाभी कब से तुम्हारे लिए बड़े घर की लड़की ढूंढ रहे हैं, और तुमने आखिरकार किसान की बेटी से ही शादी कर ली। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि देवर जी कि गांव में किसानों से बात करने के लिए मत भेजिए। देवर जी कितने भोले हैं, कोई भी इन्हें फांस सकता है। अब देखिए फंस गए ना देवर जी इस गरीब के झूठे प्रेम जाल में। नहीं, हमारा प्यार झूठा नहीं है। मैंने इन्हें फंसाने के लिए शादी नहीं की। मैं सच में इनसे प्यार करती हूँ। तुम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी बनकर रहोगी। इस घर में सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? जैसे संजना भाभी इस घर की बहू है, उसी तरह चांदनी भी तो आपकी बहू है। ये सच में बहुत अच्छी है। आप एक बार इसे मौका तो देकर देखिए। मुझे क्या करना है ये मुझे पता है। तुम अब जाओ और हवेली के पीछे कमरे में रहो। इससे पहले कि राजेश कुछ कहे, चांदनी उसे इशारे से चुप रहने को कहती है। दोनों हवेली के पीछे आते हैं और एक छोटे कमरे में रहने लगते हैं। उस कमरे में चांदनी एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है और दोनों के लिए खाना पकाती है। राजेश अभी भी गुस्से में ही था। आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हमें तो पहले ही पता था कि घर में कोई भी हमारी शादी को इतनी जल्दी नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन ये क्या बात है कि हमें इस छोटे से कमरे में रहने के लिए भेज दिया उन्होंने। इतनी बड़ी हवेली होते हुए भी इस कमरे में रह रहे हैं हम। मैंने तुम्हें तुम्हारे झोपड़े से निकालकर इस कमरे में लाकर रख दिया है। आप अब ये गुस्सा छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ कहीं भी और किसी भी मुश्किल, किसी भी परिस्थिति में रह सकती हूँ। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैंने इस हवेली में राज करने के लिए आपसे प्यार नहीं किया है। चांदनी की बात सुनकर राजेश मुस्कुराने लगता है। अब चांदनी हवेली के सब काम करने लगती है। संजना बार बार चांदनी के पिता की गरीबी को लेकर उसे ताने मारती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन उस गांव में इतनी तेज बारिश होती है कि जैसे बादल ही फट गया हो। कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ, अच्छा हुआ तुमने बारिश शुरू होने से पहले ही छत की मरम्मत कर ली, नहीं तो पता नहीं हम इस कमरे में कैसे रहते। है तो आदत है हर साल अपने घर की मरम्मत करने की, इसलिए मैंने इस कमरे की मरम्मत भी करवा ली। अब देखिए हमारे कमरे में बारिश की एक बूंद नहीं टपकेगी। एक दिन चांदनी हवेली की छत पर जाती है और देखती है कि हवेली की छत में दरारें पड़ गई हैं। ये देखकर, संजना भाभी, मैं अभी छत पर गई थी, छत में दरारें पड़ गई हैं। आप पिताजी से कहकर मजदूरों को बुला लीजिए और छत की मरम्मत करवा लीजिए। ये सब काम मैं नहीं करती। हाँ भाभी, अभी बारिश शुरू हुई है। अभी तो बारिश तेज नहीं है, लेकिन जब तेज बारिश शुरू हो जाएगी तब पता है ना छत टपकने लगेगी, इसलिए कह रही हूँ। तुम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। ये पहले ही मैंने कहा था ना पिताजी से। तो नौकरानी की तरह रहो तुम। इस हवेली की मालकिन बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सुनकर चांदनी चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। संजना अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी और अचानक उसके सर पर पानी टपकने लगता है। अरे ये क्या, ये छत कैसे टपक रही है? चीची, गंदा पानी कहीं मेरे इस मेकअप का सारा सामान खराब ना कर दे।
संजना अपना कीमती सामान दूसरी जगह रखती है। कुछ देर के बाद वहाँ भी छत टपकने लगती है। धीरे धीरे संजना का पूरा कमरा टपकने लगता है। वो जोर से चिल्लाकर अशोक को पुकारती है, अशोक, अशोक, यहाँ जल्दी आ जाओ। अशोक भीगा हुआ अंदर आता है और देखता है कि उनका पूरा कमरा टपक रहा है। देखो देखो, हमारा पूरा कमरा टपक रहा है। ये देखो, हमारा बेड भी भीग गया है। अलमारी पर भी कितना पानी टपक रहा है। बारिश का। अब हम सब सामान दूसरे कमरे में रखते हैं। अरे हवेली में एक भी कमरा नहीं है जो टपक नहीं रहा। पूरे हवेली की छत टपक रही। मैं भी पिताजी के कमरे से आ रहा हूँ। पिताजी भी एक कोने में बैठे हुए। वही एक कोना है जहाँ बारिश का पानी टपक नहीं रहा है। क्या फिर हम ये सब सामान कहाँ रखेंगे? मेरा इतना सारा कीमती सामान खराब हो जाएगा। पूरी हवेली टपक रही। पता नहीं छत की मरम्मत पर किसी का ध्यान कैसे नहीं गया। संजना कुछ नहीं कहती कि चांदनी ने उसे पहले ही कह दिया था। इधर चांदनी और राजेश अपने छोटे से कमरे में सुरक्षित बैठे हुए थे। सुनिए, इतनी तेज बारिश हो रही है, हवेली में सब ठीक तो होगा ना? हवेली में क्या मुसीबत हो सकती है? उस दिन मैं छत पर गई थी तब मैंने देखा था कि छत में बहुत दरारें पड़ गई हैं। मैंने संजना भाभी से कहा भी था कि पिताजी को बता दे, पर हाँ, उन्हें तो तुम्हारी बात माननी ही होगी। मैं जाकर देखती हूँ। चांदनी हवेली में जाकर देखती है कि पूरी हवेली टपक रही है। जय सिंह जमींदार अपने कमरे में एक सूखे कोने में बैठे हुए थे और अशोक और संजना बेचारे पूरे भीग चुके थे। ये देखकर, भाभी ये क्या, आप दोनों तो पूरी तरह भीग गए हैं। ये कमरा पूरा गीला हो गया है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। नहीं नहीं, हमें नहीं आना तुम्हारे उस छोटे कमरे में। बड़ी आई हमारी मदद करने वाली, जाओ यहाँ से। पर भाभी देखिए, आप कितनी भीग गई हैं। बारिश कब रुकेगी पता नहीं। पूरी रात अगर आप ऐसे ही भीगती रही तो आप बीमार पड़ जाएंगी। चांदनी सही कह रही है संजना, हमें उसके कमरे में चलना चाहिए। मैंने एक बार कहा, नहीं तो नहीं, मैं अपना कमरा छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चांदनी के बहुत बार कहने के बाद भी संजना नहीं मानती। चांदनी अपने कमरे में वापस आ जाती है और राजेश को सब बताती है। राजेश को संजना पर बहुत गुस्सा और तरस दोनों आता है। जैसे तैसे रात काली होने लगती है। बारिश और तेज हो जाती है। अब हवेली में इतना पानी आने लगता है कि हवेली में सब कुछ भीगने लगता है। संजना के घुटनों तक पानी भर जाता है। राजेश और चांदनी को सबकी चिंता होने लगती है और वो दोनों हवेली में आते हैं। संजना भाभी, मेरी बात मानिए, चलिए हमारे घर। देखिए, अब तो हवेली में पानी भरना भी शुरू हो गया है। ऐसे में आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब संजना के पास चांदनी की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। संजना अशोक के साथ चांदनी के कमरे में आती है। संजना का कमरा पूरा सूखा हुआ होता है। भैया, चांदनी ने बारिश शुरू होने से पहले ही छत की मरम्मत कर ली थी, इसलिए हमारा कमरा सूखा है। तब संजना बताती है कि उसकी ही गलती है। चांदनी ने उसे बताया था पर उसी ने ध्यान नहीं दिया था। चांदनी संजना और राजेश को सूखे कपड़े और कंबल देती है, फिर अपने मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है। उसके हाथ का जो गर्मा गर्म खाना खाकर संजना को काफी अच्छा लगता है। संजना कंबल ओढ़कर उस छोटे से कमरे में सो जाती है। सुबह बारिश रुक जाती है। संजना की नींद खुलती है और वो देखती है कि चांदनी एक कोने में घुटनों में सिर छुपाए हुए बैठी हुई है। संजना और अशोक को सोने के लिए जगह हो, इसलिए चांदनी खुद बैठी हुई थी। ये देखकर संजना को अपनी भूल समझ आ जाती है। वो समझ जाती है कि चांदनी बहुत अच्छी है और सच में उसे सबकी चिंता है। कुछ देर बाद, चांदनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम छोटे घर की हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा अपमान करूं। लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो। छोटी होते हुए भी तुम्हें हम सबों की चिंता है। तुमने मुझे पहले ही चौकन्ना किया था, लेकिन मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी और हवेली की ये हालत हो गई। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। अभी आप यहीं बैठिए, मैं जाकर हवेली में सब सफाई कर देती हूँ। जब हवेली साफ सुथरी हो जाए तब आप आ जाना। चांदनी राजेश और कुछ नौकरों की मदद से पूरी सफाई कर देते हैं। साथ ही साथ छत पर भी प्लास्टिक डालकर उसे बंद कर देते हैं ताकि फिर से बारिश का पानी ना टपके। उसकी ये मेहनत जय सिंह भी देख रहा था। उन्हें भी अपनी भूल का एहसास हो जाता है।
संजना और अशोक हवेली में आते हैं। चांदनी, तुमने तो सब कुछ पहले जैसा कर दिया। हाँ, मेरी राय भी तुम्हारे बारे में गलत थी। तुम सच में बहुत सज्जन हो और सबकी चिंता करती हो। मुझे माफ कर दो बेटी। बारिश की उस एक रात की मुसीबत से सबको चांदनी की अहमियत समझ आ जाती है। अब सब चांदनी से प्यार से बातें करने लगते हैं। जय सिंह हवेली का सबसे बड़ा कमरा राजेश और चांदनी को रहने के लिए दे देता है। संजना खुद हवेली में अपनी देवरानी का स्वागत करती है और सब अब खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मनोहर, तुम्हारी ये सोनाली तुम्हें बहुत याद करती है। काश कि तुम जिंदा होते तो आज हम दोनों अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते। शादी करके हम अपना एक छोटा सा घर बसाते। काश कि तुम जिंदा होते मनोहर। सोनाली के हाथ में जो एक जवान लड़की की तस्वीर है, वो सोनाली की जवानी का प्रेम है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ सोनाली की सौतेली बेटी कविता आती है। तो कविता को देखकर सोनाली मनोहर की तस्वीर छुपा लेती है। माँ, भाई आ गए हैं, चलिए हम सब खाना खाते हैं। सोनाली कविता के साथ नीचे घर में आती है तो घर में सोनाली का सौतेला बेटा रोहन और बहू जानकी थी। सोनाली रोहन और कविता की सौतेली माँ है। रोहन की असली माँ की सालों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तभी रोहन के पिता ने सोनाली से शादी की थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद रोहन के पिता की भी मौत हो गई थी। अब सोनाली और मनोहर के प्रेम के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता था। न किसी ने कभी मनोहर की तस्वीर देखी थी। माँ, ऊपर क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, चलिए हम सब खाना खाते हैं। सोनाली इन सौतेले बच्चों को सगी माँ से बढ़कर चाहती थी। रोहन इसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। 2 दिन बाद कविता अपनी सहेली पायल के साथ पास के गांव में अपनी एक सहेली रिया की शादी में आती है। तो वहां उसकी मुलाकात एक महेश नाम के अमीर लड़के से होती है, जो मनोहर का हमशक्ल है। आपकी शादी हो गई कविता जी? जी नहीं, आपकी हो गई? नहीं, अब तक ऐसी कोई मिली नहीं जो इस दिल को भा जाए। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ दोनों की दोस्ती हो जाती है और बातों बातों में ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। एक दिन कविता छत पर महेश से फोन पर बात कर रही थी। कविता, मुझे लगता है अब हमें अपने रिश्ते के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बता देना चाहिए। हाँ महेश जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। माँ, भाई, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। हाँ बेटिया, बोलो क्या बात है? माँ, मैं एक महेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या? कौन है वो? भाई, वो पास के गांव में रहते हैं। पास के गांव में रहता है तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? वो रिया की शादी में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। महेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। माँ, अमीर परिवार से भी हैं, अच्छी कंपनी में नौकरी करते हैं। मुझे महेश जी से ही शादी करनी है। अच्छा, तो वहां जाकर ये कारनामा करके आई तू? रोहन, हर बात में गुस्सा अच्छी बात नहीं है बेटा। माँ, मैं महेश जी से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है बिटिया, तू महेश को कॉल करके बोल कि कल वो अपने माता पिता के साथ हमारे घर पर आए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। अगले दिन महेश अपने अमीर माता पिता हरीश मेनका को लेकर कविता के घर आता है। तो महेश को देखते ही सोनाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मनोहर? मनोहर? कौन मनोहर? नहीं नहीं, कुछ नहीं। महेश की शक्ल मनोहर की तरह थी तो सोनाली महेश को ही देखी जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? मनोहर जिंदा है और आज भी इतना जवान। नहीं, ये मनोहर नहीं हो सकता है, क्योंकि मनोहर की लाश तो मैंने खुद देखी थी। तभी दोनों परिवार में बातचीत होती है और 8 ही दिन में महेश और कविता की शादी हो जाती है। कविता पास के गांव में अपने ससुराल में थी और इधर सोनाली महेश के बारे में सोच रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोहर पिछले जन्म में मेरा नहीं हो पाया था, तो शायद मेरे प्रेम की वजह से उसका दोबारा जन्म हुआ हो। हाँ, महेश मेरा मनोहर ही है, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ।
तभी सोनाली महेश को कॉल करती है। महेश फोन उठाता है। नमस्ते सासू माँ। मनोहर, महेश, कहाँ हो तुम? मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ। महेश, मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? हाँ, मिल सकते हैं, पर क्या हुआ? वो मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। ठीक है, कहाँ मिलना है? तुम्हारे गांव में जो वाटर पार्क है ना, तुम मुझे वहां आकर मिल सकते हो। ठीक है सासू माँ। सोनाली कॉल कट कर देती है। ये सासू माँ को मुझसे क्या काम आ गया? थोड़े समय बाद सोनाली महेश की गांव में एक पार्क में आती है। तभी महेश वहां आता है तो महेश को देखते ही सोनाली को कुछ कुछ होने लगता है। सासू माँ, चलिए हम घर चलकर बात करते हैं। कविता आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। मुझे तुमसे एक बात करनी है महेश। हाँ, बोलिए ना सासू माँ। महेश, तुम ये क्या कर रही है तू? सोनाली, ये महेश तेरा दामाद है और इसे तो अब तक पता ही नहीं है कि मनोहर कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अपने पुराने जन्म के बारे में अभी कुछ याद ना हो? नहीं नहीं, मैं अभी महेश को मनोहर के बारे में नहीं बता सकती हूँ। मैं कुछ दिन इसके साथ समय बिताती हूँ, इसे खुद ही याद आ जाएगा कि ये मनोहर है, मेरा प्यार। क्या हुआ सासू माँ, आप किस सोच में डूब गए? कुछ नहीं दामाद जी, मुझे ना घर पर बहुत बोर लग रहा था तो मैं आपसे मिलने चली आई। हम चाय पिए? हाँ जरूर, चलिए। सोनाली अपने घर आती है और अपने कमरे में बैठकर काफी खुश होने लगती है। कितना सुकून मिल रहा है आज मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने दुनिया जीत ली हो। प्यार ऐसा ही होता है दोस्तों, जो किसी भी उम्र के इंसान को दीवाना बना देता है। रात का समय सोनाली महेश को कॉल करती है और घंटों उसके साथ बातें करती है। अब इसी तरह सोनाली रोज रोज महेश को कॉल करने लगी और उसके साथ घंटों हंसी मजाक करने लगी। एक शाम महेश अपने कमरे में था। ये सासू माँ को क्या हो गया? वो मुझसे इतनी बातें क्यों कर रही है? महेश भी सोनाली के बर्ताव को देखकर परेशान हो जाता है। अगले दिन आज संडे था तो महेश घर पर ही था। तभी सोनाली कविता के घर आती है। माँ आप? थोड़े समय बाद कविता, महेश और सोनाली तीनों घर की छत पर थे। कविता, मेरे लिए एक कप चाय ले आना। कविता नीचे घर में चाय लेने चली जाती है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे इतने करीब है और मैं उससे अपने प्रेम का इजहार भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे महेश को सब सच बताना ही होगा कि महेश मेरा मनोहर है। महेश, मैं। तभी सोनाली का पैर मुड़ जाता है। तभी महेश उसे पकड़ लेता है। अब सामने पड़ोस वाली मीनाक्षी अपनी खिड़की से ये नजारा देख लेती है। हाय दैया, ये क्या है? तभी मीनाक्षी जल्दी से इस अंदाज में दोनों का फोटो अपने मोबाइल में खींच लेती है। आप ठीक हो ना सासू माँ? आपको लगी तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ दामाद जी। थोड़े समय बाद सोनाली अपने पर्स से एक मिठाई निकालती है। इस मिठाई में मैंने नशीली दवा मिलाई है, अब इसे महेश को खिला देती हूँ। सोनाली महेश को वो मिठाई खिला देती है। थोड़े समय बाद दोनों नीचे सबके पास आते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। महेश सोनाली के साथ बाहर आता है। दोनों महेश की कार में जाने लगते हैं। तभी महेश को दवाई का असर होने लगता है और उसे नशा चढ़ जाता है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये दवाई ने तो असर दिखाना शुरू कर दिया। थोड़े समय बाद जब महेश की आंखें खुलती है तो महेश एक कमरे में कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ था और उसके सामने सोनाली बैठी हुई थी। ये सब क्या है सासू माँ? मुझे यहाँ किसने बांध दिया? सासू माँ नहीं, बल्कि जान कहो। मैं तुम्हारी जान हूँ मनोहर, तुम्हारा प्यार। क्या? कौन मनोहर? तभी सोनाली महेश को मनोहर का फोटो दिखाती है। ये देखो, पिछले जन्म में तुम ऐसे दिखते थे। तुम मेरा प्यार, मेरी जिंदगी थे और आज देखो, मेरे प्रेम की ताकत से तुम्हारा दोबारा जन्म हुआ। अब हम दोनों शादी करके हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। लगता है बुढ़िया पागल हो गई है। महेश अपने आप को कुर्सी से छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करने लगता है। तभी सोनाली वहाँ एक पंडित जी को बुलाती है। पंडित जी, आप हम दोनों का ब्याह करवा दीजिए। ये क्या कर रही हो आप? मैं आपका दामाद हूँ। पंडित जी अपने मंत्र तंत्र पढ़ने लगते हैं। अरे पंडित जी, बंद कीजिए ये सब। ये महिला पागल है।
पंडित महेश की एक नहीं सुनते। अब इधर रोहन जॉन की कविता के घर आते हैं। सब परिवार वाले दोनों के लापता होने से परेशान हो चुके थे। तभी कविता के ससुराल में मीनाक्षी आती है। अरे तेरा पति अपनी सास को लेकर भाग गया, उन दोनों के बीच ना कुछ चक्कर चल रहा है। तभी मीनाक्षी अपने मोबाइल में दोनों का फोटो सबको दिखाती है। ये देखिए, ऐसे तो कोई सास और दामाद नहीं करते ना। ऐसा फोटो देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी सब दोनों को ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे तैसे वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सोनाली महेश से शादी करने जा रही थी। तभी सब आकर महेश को खोलते हैं। अरे क्या पागल है क्या ये मुझसे शादी कर रहे थे। माँ ये सब क्या है? तभी सोनाली सबको मनोहर के बारे में बताती है। ये मेरे मनोहर है जिनका दोबारा जन्म हुआ है। अरे मैं नहीं हूँ तुम्हारा मनोहर। तभी सारी बात जानकर कविता कहती है, माँ ये मनोहर नहीं है। अगर इनका दोबारा जन्म हुआ होता तो आज इनकी उम्र एक बच्चे के समान 10-12 साल की होती थी। महेश जी की केवल शक्ल आपके मनोहर से मिलती है, पर ये मनोहर नहीं है। तभी सब सोनाली को समझाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए दामाद जी, की शक्ल देखकर मुझे मनोहर जी की याद आ गई और मैं प्रेम के जाल में अंधी हो गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए दामाद जी। अब सोनाली की मजबूरी समझकर सब उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद से सोनाली ने महेश का चक्कर, उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और मनोहर की तस्वीर को अपने जीवन की यादें बनाकर वो अपनी बहू और बेटे के साथ अपना जीवन बिताने लगी थी।